फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम एक टीनेज लड़के को देख पाते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ है, जो जंगल में घूम रहा और अपने हाथ में चाकू लेकर बड़ी तेजी से सिटी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमें उस सिटी पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, पर दो पुलिस अधिकारी लॉरा और स्टुअर्ट उस पुलिस स्टेशन को खाली कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस केस पर वो लोग काम कर रहे होते हैं वो केस उनसे सुलझ नहीं पा रहा है। दरअसल उस शहर में बहुत सारे लोग दिनों दिन गायब होते जा रहे हैं और ना ही उनकी लाशें उन्हें मिल पा रही है, जिस कारण ही वो लोग वहां से जा रहे हैं। और स्टुअर्ट अपनी जीप में स्टेशन का सारा सामान इकट्ठा कर ही रहा होता है और अब वो लॉरा को जाकर बताता है कि अब उनको यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन लॉरा उसे कहती है कि जब तक शेरिफ जैक यहाँ पर ना आए तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। दरअसल शेरिफ जैक उनका सीनियर इंस्पेक्टर था। उस स्टेशन में एक कैदी भी था। अब एक बार फिर से स्टुअर्ट स्टेशन में रखा हुआ सामान जीप में रखने आता है। तभी वहां पर एक हंटर आता है जो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। वो स्टुअर्ट को बताता है कि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और उसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, लेकिन स्टुअर्ट उसे बताता है कि वो लोग भी अब इसी स्टेशन को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल में किस चीज की हंटिंग करता है। उन्हें दोनों की यह बातों को लड़का भी सुन रहा होता है जो पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुका था, और वो लड़का स्टुअर्ट की नजरों में बचकर पुलिस स्टेशन में घुस जाता है, जहां पर लॉरा उसे देखकर हैरान हो जाती है और उस पर गन तान देती है। तभी वहां पर स्टुअर्ट पहुंचता है और वो भी उस लड़के पर गन तान देता है, लेकिन वो लड़का चुपचाप आगे बढ़ता है, उस कैदी के पास जाकर उसका ब्लड टेस्ट करने लगता है। इस बात से अंदाजा हो जाता है वो कैदी कितना खौफनाक है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। स्टुअर्ट और लॉरा कुछ भी समझ नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो जंगल में अपने फ्रेंड एली को बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड को किसी ऐसे बंदे ने किडनैप कर लिया था और उसे जंगल में पेड़ से बांध दिया था। जैक एली को किसी तरह बचा लेता है, उस आदमी को पकड़ने के लिए जंगल में जाने लगता, लेकिन एली उसे बताती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जैक उसकी कोई भी बात नहीं मानता और जंगल में चला जाता है। लेकिन एक बार फिर से वो आदमी एली के पास आकर उसकी जान ले लेता है और इसके बाद जैक की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। दरअसल एक साल पहले एमी की जान ऐसे ही गई थी, जैसा कि जैक ने सपना में देखा था, और जैक अपने आप को एमी की मौत का जिम्मेदार भी मानता है। अगर वो उस दिन उसे छोड़कर नहीं जाता तो शायद एमी आज भी जिंदा होती। तभी वहां पर स्टुअर्ट आ जाता है जो बताता है कि स्टेशन पर एक अजीब लड़का आया हुआ है जिसके शरीर पर खून ही खून लगा है। यह बात सुनकर वो दोनों स्टेशन की तरफ जाते हैं, जहां पर रास्ते में एमी के डैडी जैक को भला बुरा कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैक के कारण ही उसकी मौत हुई थी। लेकिन जैक एमी के डैड को बताता है कि जल्दी वो लोग एमी के कातिल को पकड़ लेंगे। इसके बाद जैक वो खून वाले लड़के के पास जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। वो उससे जानना चाहता है कि उसके शरीर पर यह खून कैसे लगा और क्या वो खून किसी इंसान का है या फिर किसी जानवर का। लेकिन वो लड़का उसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देता। अब जैक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो दरवाजे पर देखता है कि खून से कुछ लिखा हुआ है। वहां पर लिखा होता है नो वन लीव। इसका मतलब यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। ये सब देखकर जैक और लॉरा दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का तो बंधा हुआ है, तो यह सब किसने लिखा। अब जैक स्टुअर्ट को डॉक्टर को कॉल लगाने के लिए कहता है और उसके लड़के के शरीर पर लगे हुए खून की जांच करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर हम डर्बी नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो हेलन नाम की एक औरत के पास आई हुई है। दरअसल हेलन की बेटी और उसका पति शहर में बने एक डैम के कारण वे एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, और डर्बी हेलन की बेटी जेसिका की फ्रेंड थी जो उसके पास उसकी एक पुरानी फोटोग्राफी देने आई हुई थी। तभी उसे जैक का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे एक लड़के के शरीर पर लगे हुए खून की जांच करनी है, जिसके लिए स्टुअर्ट को डर्बी के पास भेज रहा है। स्टुअर्ट भी उस लड़के के शरीर पर लगे ब्लड की सैंपल को देख डर्बी के पास पहुंचता है। डर्बी जब उस सैंपल को जांच कर देती है तो उसे पता चलता है कि वो सैंपल एक से ज्यादा लोगों का है, वो लोग इंसानों के ही है। यह सुनकर स्टुअर्ट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहां पर वही हंटर आ जाता है जो डर्बी को बहुत ही बुरी नजर से देखता है। वहीं दूसरी ओर हम जैक को देख पाते हैं
जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल में गया हुआ है और वो उसी जंगल में पहुंचता है जहां पर एमी की मौत हुई थी। वहीं हम दूसरी ओर उस लड़के को देख पाते हैं जिसके शरीर में बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। वो लड़का अपनी पावर से जैक को भी देख पा रहा था और उस लड़के का ब्लड जैक के शरीर पर गिरने लगता है, जिससे जैक को एक बार फिर से एमी का वही सपना आता है। उसमें वो देखता है कि किस तरह एमी मारी गई थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी उसे वही कातिल नज़र आता है जिसने एमी को मारा था। जैक उस कातिल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो कातिल उस जंगल में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टुअर्ट जब उस जंगल के लिए फिंगरप्रिंट्स लेने जाता है, तो उस लड़के का ब्लड स्टुअर्ट की बॉडी में टच हो जाता है, जिससे उसे एक विज़न आता है जिसमें स्टुअर्ट को पता चलता है कि जिस कैदी को उन्होंने कैद किया हुआ है, वो कितना खतरनाक आदमी है और उससे कितना ज़्यादा मर्डर किए हुए हैं। और उस विज़न को देखते हुए स्टुअर्ट बौखला जाता है और उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी बीच वो उस कैदी को मार देता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है, जो स्टुअर्ट से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो स्टुअर्ट उसे बताता है कि वो कैदी कितना खतरनाक था, वो उसे जीने का कोई भी हक नहीं। तो तभी कंप्यूटर में उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स 6 लोगों से मैच करने लगती है, जिसे देखकर जैक और उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो 6 लोग कोई और नहीं बल्कि शहर से ही गायब हुए लोग थे और उनके में एक एमी भी है जो कि मारी जा चुकी थी। इन सब में लॉरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और एमबीआई एजेंट रसल को कॉल लगाकर उस केस की सारी पेचीदा बातें बताती है, जिस पर रसल उसे बताता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो लोग उस लड़के से पहले भी डील कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जैक उस लड़के के पास जाकर एक बार फिर से उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लॉरा वहाँ पर आकर उसे रोकती है और उसे बताते हैं कि वो लड़का कितना ज़्यादा खतरनाक है और उन्हें उस लड़के से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अभी स्टुअर्ट सारे विक्टिम्स की फ़ोटो को काटकर एक नई फ़ोटो बनाता है और यह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के की होती है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उस लड़के के कैमरे में एमी की आवाज़ आती है। दरअसल उस लड़के के अंदर ही एमी की आवाज़ें आ रही थी और उस लड़के के अंदर से निकलता हुआ ब्लड जैक टच कर लेता है, जिसके बाद जैक को एक विज़न आता है जिससे उसे पता चलता है कि गायब हुए लोग किस तरह उस कातिल ने मार दिया था। और अब जैक को लगता है कि शायद सारे मारे गए लोगों की आत्मा उस लड़के के अंदर आ चुकी है। वो उस कातिल को पकड़ने के लिए उस लड़के को जरिया बना रहे हैं और इसी बीच जैक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे वहाँ पर वो लड़का नज़र नहीं आता। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर डार्वी को देखते हैं, जिस पर वही कातिल अटैक कर देता है और उसे घसीटकर वहां से ले जाता है। इधर हम उसी लड़के को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से फरार हो चुका है और हाईवे पर आकर एक बड़े सी ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। लॉरा और जैक मौके पर पहुंचते हैं, जहां पर वो ट्रक ड्राइवर से उस घटना के बारे में पूछते हैं और जैक ड्राइवर को ट्रक स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन उस लड़के का खून ट्रक के इंजन में पहुंच जाता है, जिस कारण वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता। अब उस लड़के का खून ट्रक के स्टार्टर पर भी आ जाता है, जिस कारण उस ड्राइवर की आंखों में भी खून आ जाता है और इसे देखकर जैक पूरी तरह से डर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम डार्बी को बंधा हुआ देखते हैं, जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर वही हंटर आ जाता है, जो उसे वहां पर बंधा हुआ पाकर बहुत खुश होता है और तभी वो कातिल पीछे से आकर उसे हंटर को मार गिराता है। वहीं दूसरी ओर अब उस लड़के का खून उस ट्रक से निकलकर जंगलों की तरफ जाने लगता है और वो लॉरा के कार में आ जाता है और इस दौरान लॉरा अपनी कार से एक खून से सना हुआ हाथ देखती है, जिससे देखकर काफी डर जाती है। इस कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमी के डैड को देख पाते हैं, जो अपनी बेटी के बर्थडे का वीडियो देख रहे होते हैं। उसी वीडियो में एमी के सारे दोस्त थे और उनमें जैक, स्टुअर्ट और लॉरा भी थे और उसे लगता है कि वो तीनों ही एमी की मौत के कारण हैं। वहीं दूसरी ओर हम जैक को देख पाते हैं, जिसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है।
तो वह बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर वही लड़का नज़र आता है। जैक उस लड़के का पीछा करते हुए हेलन के घर तक पहुँचता है, जहाँ पर वो हेलन से पूछता है क्या उसने यहाँ पर किसी लड़के को देखा है? तो वो बताता है कि उसने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। तब जैक हेलन की कार को रेंट पर लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो कार से ही उस लड़के को सारे शहर में ढूँढने जाएगा। अब हेलन जब कार की चाबी लेने अंदर जाती है, तो जैक उसके रूम के कुछ ऐसी चीज़ें देखता है, जिससे उसे शक हो जाता है कि हेलन ही सभी गायब हुए लोगों के ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसके कमरे में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल थे, जिनमें से उसके पति और बेटी जेसिका की मौत की इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है और उसे लगता है कि हेलन ही उसके पति और बेटी जेसिका की मौत का बदला लेने के लिए शहर के लोगों को मार रही है, क्योंकि शहर में बने एक डैम के कारण ही उसके पति और बेटे की मौत हुई थी, क्योंकि वो डैम वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था और यही कारण था कि हेलन सभी लोगों को ख़त्म करना चाहती थी और वो इस शहर में किसी को भी रहने नहीं देना चाहती थी। अब हेलन को जैसे ही लगता है कि जैक को सब कुछ पता चल चुका है, तो वो अंदर से एक गन लेकर आती है और जैक को शूट कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद घायल कंडीशन में ही जैक हेलन की सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर उसे गायब हुए लोगों की लाशें नज़र आती है और उसका शक पूरी तरह से सच हो जाती है। वहीं एक और लौरा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तभी पीछे से एमी के फादर उस पर गन तान देते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे जैक के पास ले चले। वहीं स्टुअर्ट उस एक्सीडेंट वाले बस को लेकर जा रहा होता है। तभी वहां पर FBI एजेंट रसल आता है, जो उसे बताता है कि वो लड़का यहाँ पर क्यों आया। दरअसल वो लड़का गायब हुए लोगों जो कि मारे जा चुके हैं, उनकी आत्माओं ने उसे कंट्रोल कर लिया है और उसी के जरिए वो अपना बदला ले रही है। रसल स्टुअर्ट को बताता है कि स्टुअर्ट ने भी एक गलत काम किया था। उसने कुछ साल पहले एक निर्दोष आदमी को जान से मार दिया था और रसल उसे पीछे मुड़कर देखने को कहता है और अब स्टुअर्ट को वही आदमी नजर आता है जिसे उसने सालों पहले बिना किसी जुर्म के कैदी बना दिया था और उसे मार दिया था। अब वो आदमी जो कि मारा जा चुका है, उसकी स्पिरिट स्टुअर्ट को उस ट्रक में कैद कर देती है और उसी बस में उसे मार देती है। फिल्म में सारे ही लोग अपना-अपना बदला ले रहे थे। जिस तरह उस लड़के के अंदर गायब लोगों की आत्मा थी, जो एलन को मारने के लिए ही आई हुई थी और उसी लड़के ने जैक को भी हेलन के पास पहुंचा दिया था, क्योंकि उस लड़के के अंदर मौजूद उन आत्मा को पता था कि हेलन ही वो कातिल है जिसने उस सभी लोगों को मार दिया था और यह बातें वो जैक को भी बताना चाहते थे, जिससे कि जैक उनकी मदद करे। अब हेलन जैक को एक बार फिर से मारकर बेहोश कर देती है और उसे एक इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर एमी के डैड और लौरा जैक को ढूंढते ढूंढते हेलन के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एमी के डैड हेलन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एमी के डैड को गन से शूट कर देती है और इससे उनकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसके अंदर उनकी सारी आत्माओं की आवाज़ आती है। यह देखकर हेलन लॉरा को गन पॉइंट करके अपने हाथ लेकर एक कार से वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उन सभी लोगों की आत्माएं उनके आगे बढ़ने लगती है, जिसके कारण लॉरा भी इस बात का फ़ायदा उठाती है और उसी कार का स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिससे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर जैक भी पहुँचता है, लेकिन तब तक हेलन वहाँ से भाग चुकी थी और वो जंगलों में छुपाई हुई गन को निकालती है और जैक उसके पास पहुंचकर लॉरा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उसे हेलन को ख़त्म करने को कहती है। अब जैक घायल हालत में हेलन को मारने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हेलन को चिल्लाते हुए बताता है कि उसे बहुत सी बेकसूर लोगों को ख़त्म किया है, उनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हेलन उसे बताती है कि उन्हीं लोगों के कारण शहर में डैम बना था, जिससे कि उसके पति और बेटी की मौत हो गई। इस कारण उसने उसकी मौत का बदला शहर के लोगों से लिया। अब हेलन जैक की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो लड़का उसके सामने आ जाता है और वो लड़का हेलन को बुरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसके बाद रसल भी लॉरा के पास पहुंचता है और वो लोग सुबह होने पर सारी लाशों को दफन कर देते हैं। इसके बाद वो लोग शहर से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वह लड़का जो वहाँ से जाने लगा था, उस पर हेलन की स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे कि
लड़के की भी मौत हो गई थी और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।